नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं आपकी डिमांड पर ही ये क्वेश्चन लाया हूँ। कौन सा? भारत में संग्रहालय का विकास किस प्रकार हुआ। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो के अंत तक रहना। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा संग्रहालय किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको अभिलेखागार में बताया था। तो संग्रहालय किसे कहते हैं? संग्रहालय में मानव और पर्यावरण के विरासतों के संरक्षण के लिए उन्हें संरक्षण किया जाता है, उन पर शोध की जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे अपनी प्राचीन भूमि के इतिहास को जान सके। यह समाज की सेवा और विकास में काफ़ी मदद करता है। नॉर्मली एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। जो संग्रहालय होते हैं उनमें हम मूर्ति, स्कल्पचर्स, कोई भी ऐसी खुदाई से हमें जो प्राप्त सामग्री हुई है उसको हम संग्रहालय में रखते हैं। लेकिन जो अभिलेखागार होते हैं या आर्काइव्स होते हैं उनमें हम क्या रखते हैं? रिटर्न कुछ भी ऐसे दस्तावेज, पांडुलिपियाँ जो हमें प्राप्त होती है प्राचीन काल से, वो हम किस में रखते हैं? अभिलेखागार में। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि भारत में जो अभिलेखागार का विकास किस प्रकार हुआ, तो उसकी हम भूमिका पढ़ते हैं थोड़ी। तो भारत में संग्रहालय आंदोलन की उत्पत्ति का पता एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से लगाया जाता है, जिसको 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया। हालांकि प्रारंभिक भारतीय साहित्य में चित्रशालाओं से संबंधित चित्रावली, पुस्तकालय आदि का पता चलता है, जो वास्तुकला प्लस कलात्मक पर एक पाठ है। तो ये थी दोस्तों भूमिका। इसमें देखो, अब मैं बताऊं आपको कुछ स्मारक जो हमें अतीत से प्राप्त हुए। ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किन के लिए? संग्रहालयों के लिए, जो संग्रहालय के घटकों के रूप में सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए अब मैं आपको बताऊंगा इसमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। पहला है अशोक के कई शिलालेख, चट्टानों और खंभों पर दर्ज जानकारी, अभिलेखागार का एक समृद्ध भंडार घर, अजंता और एल्लोर की गुफाएं, दस्तावेज प्लस पांडुलिपियाँ जो मैंने आपको बताया, मूर्तिकला, मठों और मंदिरों, भित्ति चित्रकला, और अगला है किला या जो भी मस्जिद होते हैं। ठीक है, यह एक जीवित वातावरण के रूप में बनाने के लिए आज छोटे स्थानीय संग्रहालयों के रूप में गठित किया जाता है। नोट मैंने दोस्तों यहाँ डाल रखा है, तो आप ध्यान रखना कि संग्रहालय शब्द उन सभी संस्थानों पर लागू होता है। क्या बोला दोस्तों मैंने? संग्रहालय शब्द उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जो संरक्षण के उद्देश्य से है। ध्यान रखना, संग्रहालय में हम किस संस्थान का प्रयोग किया जाता है? जो संरक्षण के उद्देश्य के लिए है और जो हमारी संस्कृति का प्रचार करे। संग्रहालय ही करते हैं ना हमारी संस्कृति का प्रचार, जिसको संरक्षण रख के है हम, ताकि जो आने वाली पीढ़ी यानी अपनी प्राचीन विरासत को समझ सके। भारत में संग्रहालय का विकास। भारत में संग्रहालय का विकास आधुनिकीकरण है। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही संग्रहालय की विषय वस्तु का विस्तार होने लगा। जो दोस्तों पीरियड चलेगा ना भारत में संग्रहालय का विस्तार, वो जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, जब से ही संग्रहालय का विकास हुआ है। तो आपको उस अपने माइंड में लेके चलना है कि आप अभी ब्रिटिश काल के उसमें जी रहे हो, युग में, यानी समकालीन जो उस समय का समय था। उनकी विषय वस्तु निजी ना होकर सार्वजनिक होने लगी। पहले क्या थी? प्राइवेट थी, वो संग्रहालय में चीज़ें होती थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक होने लगी। भारत में संग्रहालय का जो विकास है ना दोस्तों, 5 कारणों से माना जाता है। तो 5 कारण कौन कौन से हैं दोस्तों, आप अपने एग्जाम में जरूर लिखना। पहला है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, जिन्होंने एक उत्साही नेतृत्व के साथ भारतीय को प्रोत्साहित किया। दूसरा कारण माना जाता है दोस्तों भारत की रियासतों द्वारा दिया गया समर्थन। पहला किसका समर्थन? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स। दूसरा है भारत की रियासतों द्वारा दिया गया समर्थन, यानी जो भारत की रियासत थी ना, जो रजवाड़े जिन्हें कहा जाता है, तो उनमें जो शासक होते हैं उनके द्वारा समर्थन दिया गया। अगला है विद्वानों, यानी जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने परोपकारी समाजों के संग्रह को बनाने के लिए ध्यान दिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि उद्भव ने संग्रहालय को मजबूत किया। कई खुदाई स्थलों और स्थानों पर साइट
म्यूज़ियम खोलने के लिए प्रयास किए गए। दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ जो म्यूज़ियम है उसमें साइट्स म्यूज़ियम कौन कौन से हैं, और भी म्यूज़ियम में जो कहीं पे वस्तु प्राप्त हुई तो उसमें म्यूज़ियम बना दिया गया। अगला है दोस्तों 5वां जो कारण है लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल का योगदान। ठीक है दोस्तों, ये 5 कारण हैं जो भारत के संग्रहालय के कारण माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत में संग्रहालय के जो विकास को 5 अलग अलग चरणों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों 5 नहीं है, यहाँ 4 है। तो भारत में जो संग्रहालय का जो विकास है 4 चरणों में बांटा जाता है। तो दोस्तों पहला है अंडर कॉलोनियल रूलर्स, यानी जो औपनिवेशिक शासकों के अधीन। तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो कब से है 1796 से 1858 तक, जब 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप को उपनिवेश में शामिल किया। वहीं से भारत में संग्रहालय का विकास हुआ, या हम कह सकते हैं शुरुआत हुई। सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल और कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश ने 15 फरवरी 1784 को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के बाद कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य समाज को देश के इतिहास, संस्कृति, धर्मों के गहरे और व्यापक ज्ञान को बढ़ावा देना था। बड़े पैमाने पर पुरातात्विक, भूवैज्ञानिक और जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को एकत्र करें जो उन्होंने समाज को दान की। इसलिए इन विविधताओं को महसूस किया। जो यहाँ की जो संस्कृति ना, उनको अंग्रेज़ों को इन्होंने जो भारत की संस्कृति है बड़ा ही प्रचलित किया, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें प्रिजर्व करना यानी कन्वर्सेशन करना भी ज़रूरी है। तो इसमें ही भारत के संग्रहालय की शुरुआत हुई, यहीं से ही बीज बोया गया था किसका, भारतीय संग्रहालय का। 1976 में इस प्रस्ताव को समाज के सदस्यों के साथ स्वीकृति मिली और बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी परिसर में सोसाइटी म्यूजियम की स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया। इस प्रकार भारत का फर्स्ट म्यूजियम 1840 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया। अब बात करते हैं हम दोस्तों सेकंड फेज, जो है विक्टोरिया युग से लेकर वो कहाँ से कहाँ तक का है, 1858 से 1899 तक। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता के पहला कोई युद्ध हुआ था जो जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहला कौन सा युद्ध हुआ था अपनी आज़ादी को लेकर? 1857 में। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था, मेरठ में। तो 10 अप्रैल 1857 में के बाद इंग्लैंड की सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तो उस समय भारतीय संग्रहालय की प्रगति थोड़ी समय के लिए रुक गई, लेकिन सरकार ने इसे फिर से गति प्रदान की। वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम को पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके प्रयास से पुरातात्विक सामग्री की खोज की गई। इस समय तक ओरिएंटल म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल यहाँ का भी संग्रह हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जब 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, तो उसमें जो पहले महानिदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए समाज ने राज्य के साथ साथ कलकत्ता में अनियंत्रित संग्रहालय के निर्माण के लिए एक और प्रयास किए। 1866 में सरकार नए नियमों के तहत भारतीय संग्रहालयों के रूप में समाज संग्रहालय का नाम बदलने पर सहमत हुए। क्या बोला दोस्तों मैंने कि 1866 में सरकार नए नियमों के तहत के साथ जो भारतीय संग्रहालयों के रूप में समाज संग्रहालय का नाम बदलने पर सहमत हुए। यह काम भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1866 और प्रबंधन के ऊपर छोड़ दिया, यानी जो उसके केयर टेकर थे ना, उनके ऊपर छोड़ दिया। और यह 1 अप्रैल 1878 को जनता के लिए खोल दिया गया। यह पहला सार्वजनिक संग्रहालय था, ध्यान रखना दोस्तों। द्वितीय चरण के पहले
द्वितीय चरण के पहले 2 दशकों के दौरान लगभग आधा दर्जन संग्रहालय विकसित हो चुके थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। मैं जैसे आपको बताऊं तो लखनऊ और जो नागपुर में इसकी संग्रहालयों की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 में, और दूसरा है 1864 में लाहौर संग्रहालय की स्थापना। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि जो भी भारत की विशाल और ज्वलंत संरक्षण यानी जो महत्वपूर्ण संरक्षण चीज़ें हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई, तो उनके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से सहायता करेंगे भारत में जो संग्रहालय की स्थापना के लिए। तो 1878 में एक ट्रेजर ट्रेव एक्ट पारित हुआ, तो उसमें कहा गया कि अगर खुदाई से कोई भी ऐसी चीज़ हमें प्राप्त हुई जिसकी 10 रुपये से ज़्यादा कीमत होगी तो वो सरकार के अंडर होगी, और 10 से जो नीचे होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है। 1887 में महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण और हीरे जयंती वर्ष का अवसर उत्सव यानी जिसे कह सकते हैं स्वर्ण यानी गोल्डन ज्वेलरी जो एज होती है वर्ष का उत्सव, और 1897 में कई नए संग्रहालय के उदय के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड फेज ने आपको हमने बताया कि कैसे जो विक्टोरिया रानी के युग में कैसे भारतीय संग्रहालय को इतना प्रोत्साहित किया। अगला है दोस्तों थर्ड फेज यानी लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल का युग। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के जो संग्रहालय को स्थापना करने के 5 कारक थे, जो 5वां कारक कौन सा था? लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल की भूमिका। तो इसका जो थर्ड फेज है उसका युग किस में है? 1899 से 1928। 20वीं शताब्दी का युग महान सुधारकों का युग था। भारत में औपनिवेशिक संग्रहालय के इतिहास में लॉर्ड कर्जन का नाम दिखता है, जो 1899 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। भारत में देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए संरक्षण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा था। लॉर्ड कर्जन जब कला वस्तुओं के संरक्षण पर विशेष जोर देने लगे और साथ में पुरातत्व का अध्ययन किया। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके पद को संभालने का प्रस्ताव दिया, यानी पद की नियुक्ति की जाने का प्रस्ताव दिया, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया और जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मैंने आपको बताया था पीछे 1814 में इसकी स्थापना हो गई थी, तो इसकी जो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत में जो बड़ी संख्या में स्थल संग्रहालय यानी जो साइट म्यूजियम है वो इनके कंट्रोल में थे। जैसे पहला है सारनाथ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला संग्रहालय है। ध्यान रखना दोस्तों, जो सारनाथ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला संग्रहालय है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रचार दिया था। 1910 में पुरावशेष को प्रदर्शित करना और उनका अध्ययन करना पूरा किया गया था। लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल के प्रयासों से कई स्थल जो संग्रहालय यानी साइट म्यूजियम के स्थापित किए, जैसे आगरा में 1966 में, दिल्ली किला में 1909 में, और अजमेर में 1908 में, चंबा में 1909 में, जोधपुर में 1909 में, और खजुराहो जो एमपी में है 1910 में। अगला है इसमें अंग्रेज़ों के साथ भारतीय जो विद्वान थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जैसे मुखर्जी पंडित, रामकृष्ण गंगाधर, शरत चंद्र राय और आर अम्बेडकर। अब हम दोस्तों बात करते हैं फेज 4 यानी आज़ादी से पहले का युग 1928 से 1947। इस चरण के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो न्यू दिल्ली में है। उस संग्रहालय का नाम क्या है? मध्य एशियाई पुरातन संग्रहालय, जिसकी खुदाई ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो हंगेरियन अधिकारी थे कौन? ओरल स्टेन द्वारा एकत्रित किए गए, जिनकी जानकारी चीनी तुर्किस्तान में 19 से 1920 के बीच की गई, जिनकी जानकारी 3 लंबी यात्राओं पर टिकी हुई है। वह लगभग 11,000 कला और पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह और उत्खनन किया। यह दुनिया के 6 म्यूजियमों में से एक है। कौन सा? मध्य एशियाई
पुरावशेष। संग्रहालय आंदोलन ने 1936 तक काफ़ी प्रगति की। ध्यान रखना दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी जो कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में संग्रहालयों को बढ़ावा दिया गया था। कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन बाद में बढ़ावा दिया गया था इसे। मॉर्टिमर जो व्हीलर को एएसआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया 1944 से 1947, जहां उनकी सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति और विकास पर केंद्रित होने के साथ उन्होंने साइट म्यूजियम को गति प्रदान की। साइट म्यूजियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर स्पेस पे गए और वहाँ से हमने खुदाई की, तो वहाँ से जो भी ऐसी कुछ प्राचीन सभ्यता से जो भी चीज़ें हमें मिली खुदाई से, तो वहाँ पर ऐसे ही होता था कि बड़ी जगह होती थी तो वहीं पर उस जगह पर ही म्यूजियम बना दिया जाता था, जो भी हमें साइट म्यूजियम से प्राप्त होती थी चीज़ें। दोस्तों, अब जो बात आती है, अपने क्वेश्चन में हमें लिखना होता है समरी का, यानी अपने जो क्वेश्चन का जो एंड है हम कैसे करते हैं। तो आधुनिक संग्रहालय की अवधारणा ने एशियाटिक सोसाइटी के जन्म के साथ भारत में प्रवेश किया। यह जल्द ही 1814 में एशियाई समाज के जो ओरिएंटल म्यूजियम में बदल दिया गया, जहां भारत की मानव व पर्यावरण विरासत को संग्रह किया जा सकता है। भारत में संग्रहालय आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य 1947 में आज़ादी मिलने तक भारत में पुरातत्व को मजबूती से बांधा गया था। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के साथ अलेक्जेंडर कनिंघम ने पदभार संभाला, जिन्होंने संग्रहालय की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कई संग्रहालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही ये था। हमने आपको बताया कि भारत में संग्रहालयों का जो विकास है किस प्रकार हुआ। हमने आपको 5 कारण बताए जो प्रभावित करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं संग्रहालय के विकास में। फिर हमने आपको बताया कि इसमें हमने 4 फेसों में बांटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पेमेंट नहीं ली जा रही। और दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड थैंक यू टू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड।